इंग्लिश ऐसे बच्चे आपका 100 मार्क्स का जो है वो पेपर है, और जिसमें आपको तकरीबन 10 के करीब जो है वो टॉपिक्स दिए जाते हैं, और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर 2500 वर्ड से लेके 3000 वर्ड्स का जो है वो ऐसे लिखना होता है। 100 मार्क्स है, तकरीबन 10 के करीब आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं, और उन 10 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को आपने पिक करना होता है, और उसके ऊपर जो है वो आपने 2500 मार्क्स से लेके 3000 वर्ड्स का जो है वो ऐसे लिखना होता है। और फिर इस ऐसे को जो है वो आपने, अब इसके ऐसे के पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस रेज होते हैं, और इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या। पहला इसके अंदर ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर ये प्रेसी का पेपर पास, ऐसे का पेपर पास कैसे होना है, इसको हम पास कैसे करेंगे। देखिए, आपको किसी पेपर को पास करना है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये पता हो कि वो फेल कैसे होता है। अगर आपको ये पता है कि वो फेल कैसे होता है तो पास करना आसान हो जाएगा। ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या करना है, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना। अगर आपको ये पता चल जाएगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ इंटरव्यूज हुए, उन इंटरव्यूज के अंदर बच्चों ने बड़ी तैयारी की, लेकिन वो बेसिक चीजें बॉडी लैंग्वेज की जो थी उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया, तो अपना 100% देने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनकी रिकमेंडेशन नहीं हुई। वजह कि आपने तैयारी तो की, बट आपने उन डूज और डोंट्स के ऊपर काम नहीं किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटी छोटी चीजें जो देखने में तो बड़ी माइनर से लगती है और इंसान को लगता है कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, लेकिन वही तो आपके लिए प्रॉब्लम की वजह बनती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे का पेपर फेल क्यों होता है। जब आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो पेपर पास भी कर लेंगे। सबसे पहले तो इसके बारे में एक रॉन्ग परसेप्शन, जो अगेन जिसको शन करना बड़ा जरूरी है, कि बच्चों को कहा जाता है कि एग्जामिनर 1 साल प्रेसी में फेल करता है और ऐसे में पास करता है, और 1 साल ऐसे में पास करता है और प्रेसी में फेल कर देता है। मतलब 1 साल ऐसे के पेपर में पास किया तो उसने दूसरे बच्चे को, उसी बच्चे को प्रेसी में फेल कर देना है, और अगर उसको प्रेसी में पास कर दिया तो उसको ऐसे में फेल कर देना है। आपको लगता है कि ऐसे होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि एग्जामिनर जो है वो ऐसे करता है। आप में से किसी को लगता है बेटा ऐसे होता है, या सिर्फ ये देवमलाई कहानी है? ऐसे सुना है? देखिए बच्चे, ऐसे बड़े लोग बातें करते हैं। देखें, ऐसा होता है कि एग्जामिनर को तो पता ही नहीं है, एग्जामिनर को तो पता ही नहीं है कि समीना कौन है, और एग्जामिनर को क्या पता कि नईम कौन है। और एग्जामिनर जिसने ऐसे का पेपर चेक किया, उसे क्या पता कि प्रेसी वाले पेपर जो बच्चा देने आया वो ऐसे के पेपर में पास है या फेल है। या सपोज अगर एक भी एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसकी आपके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, या उसने जो है वो आपसे कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है कि मेरा जो है वो इसके साथ, अलमास के साथ लैंड डिस्प्यूट है, तो मैं इसको पास नहीं होने दूंगा। ऐसा तो कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ एक परसेप्शन बिल्ड की गई। और जिन लोगों ने पेपर, ऐसे लोग भी तो है ना जो दोनों पेपर में पास होते हैं, उसी साल में पास होते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या किया। तो बच्चे, इसलिए इस पेपर के बारे में, इंग्लिश के पेपर के बारे में ना, जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, उतना ही बच्चों के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। इस पेपर के अंदर ना कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपका काम अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ये पेपर ना सिर्फ पास हो जाएगा, बल्कि आप बड़ी आसानी से आप इसको जो है वो हैंडल भी कर सकते हैं। एक चीज कि इस पेपर के बारे में बच्चों के माइंड में परसेप्शन है कि जी बहुत हाई वोकैबुलरी चाहिए। हाई वोकैबुलरी के चक्कर में बच्चे मार खा जाते हैं। हालांकि जितने लोगों ने एसए का पेपर क्लियर किया है, वो इस बात के गवाह हैं कि आपको वोकैबुलरी, हाई वोकैबुलरी तैयार करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक मीडियम लेवल की वोकैबुलरी से काम चला सकते हैं। वोकैबुलरी जो हाई तैयार करनी है वो आपने प्रेसी के पेपर के लिए तैयार करनी है, उसको अप्लाई यहाँ पर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, एक लफ्ज है नॉट क्लियर, अनक्लियर, वेग, अम्बिगुअस। अब ये दो वर्ड जो है ना, ये बहुत ही लो लेवल के वर्ड्स हैं, इनको अवॉइड करें। लेकिन ये वर्ड ऐसे हैं जो कि ना बहुत हाई वोकैबुलरी है ना बहुत लो वोकैबुलरी है,
ये वर्ड्स आपने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनी CSS के अलावा अपनी जिंदगी में कहीं पढ़े हैं लफ्ज ये वाले, और इनका मीनिंग भी पता होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ऐसा किया है और आप लोग इसका मतलब समझते हैं, तो ये मीडियम वोकैबुलरी है, और यही वोकैबुलरी जो है वो आपसे रिक्वायर्ड है, इतनी इतनी डिफिकल्टी लेवल की वोकैबुलरी। और बाजुकात क्या होता है कि आप हाई वोकैबुलरी वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी वर्ड्स तैयार कर लेते हैं, और उसकी एप्लीकेशन जहां पर नहीं होती है वहां पर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हाई वोकैबुलरी की टेंशन छोड़ दें, एक मीडियोकर वोकैबुलरी आपको इस पेपर में पास करवा देती है, और जितनी ज्यादा आपकी इंग्लिश होगी उतना ही ज्यादा जो है वो आपका पेपर, जो उतना ही ज्यादा आपका पेपर में पास होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज, एसए की स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों को एसए की स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है कि एसए की स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखिए, आपने कंटेंट याद किया, बहुत अच्छी बात है, वोकैबुलरी याद की, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको ये नहीं पता कि गर्दन कहाँ पे लगनी है, हाथ कहाँ लगने है, टांग कहाँ लगनी है, पेट कहाँ लगना है, तो क्या फायदा। आपको मुजस्मा बनाना तो आता है, लेकिन ये नहीं पता कि मुजस्मे का मुंह कहाँ पे लगता होता है, तो क्या फायदा आपकी इतनी बड़ी स्किल का। आपको इंग्लिश आती है, डाटा आपने कंपाइल कर लिया, डाटा भी आपके पास आ गया, नॉलेज भी आ गया, बस उस नॉलेज को सही तरीके से सही जगह पे लगाना नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है, इकरा बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं आएगी तो आपके लिए मसला हो जाएगा। मतलब आपको पता हो कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन लिखना कहाँ पे है, इंट्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हुक सेंटेंस क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, हुक लिखते कैसे हैं, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट की सही पोजीशन क्या है, उसको किस जगह पर होना चाहिए, कहाँ पे नहीं लिखना उसको, कौन से सेंटेंसेस आपने कहाँ पे यूज करने हैं, कनेक्टर्स कहाँ लगाने हैं, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। कंक्लूजन कैसे लिखना है, अब बच्चों को स्ट्रक्चर पता नहीं होती तो वो क्या करते हैं, ना उनके कंक्लूजन का फर्क पता चल रहा होता है, ना उनके बॉडी पैराग्राफ्स का फर्क पता चल रहा होता है, ना ही इंट्रोडक्शन का फर्क पता चल रहा होता है। तो आपकी जो स्ट्रक्चर है, दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको एक्चुअली इट इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां मैं अपने पॉइंट के हिसाब से सेकंड कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, और आपको फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है और कैसे लिखनी है। तो ये चीज आपके लिए बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज आती है, एक्सप्रेशन आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप जो है वो डॉन न्यूज के एडिटर बन जाए, ना ही आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो है वो बिल्कुल ही वो जो 3 रुपए की 5 रुपए की जंतरियां लिखने वाले होते हैं वो बन जाए। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक अच्छी चीज लिखें जो कि पढ़ने वाले को सेटिस्फाई करे कि हाँ भाई ये बच्चा जो है वो डिजर्विंग है, इसको पास करो। ना बिल्कुल लो चले जाना है जैसे होता है ना वाइस, कि ना आपने एक्सेसिव कोई काम करना है, ना ही आपने कुछ किसी काम को डेफिशिएंसी की तरफ लेकर जाना। आपने एक मीडियोकर रास्ता अपनाना, ना ही आपने बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना, ना बिल्कुल कम करना, बल्कि आपने विजडम, विजडम इज मीडियोकर वे। तो एक्सप्रेशन में क्या चीज होती है कि आपने सिंपल सेंटेंसेस लिखने, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमम हो, बल्कि ना ही हो तो बेहतर है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना होने के बराबर हो। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बड़ी बेसिक जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल, रिसीव की स्पेलिंग बच्चों को गलत लिखने सही लिखनी नहीं आती, अचीव की स्पेलिंग सही लिखनी नहीं आती, अकोमोडेट की स्पेलिंग वो गलत कर, हालांकि ये वो लफ्ज हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। लोगों को अलुमनाई की स्पेलिंग नहीं आती, लोगों को अपने जो है वो बाज़ औक़ात किसी कंट्री की स्पेलिंग लिख रहे हैं, उसकी उसकी स्पेलिंग गलत कर देते, चले उसको तो ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग जो है वो गलत कर जाते हैं और उन्हें फील भी नहीं होता। अब थ्रेटनिंग, आज मैं एक हम लोग जब आज इवैल्यूएशन की क्लासेस कर रहे थे मैं, तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चों कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें थ्रेटनिंग की स्पेलिंग नहीं आती, हालांकि थ्रेटनिंग की स्पेलिंग में ऐसी कौन सी चीज है कि जो कि ना आपको आए। तो आपको अब आपसे मैसेच्यूसेट्स तो किसी ने लिखने के लिए नहीं कह दिया कि उसमें तो चलो पॉसिबिलिटी है, लेकिन सादा जो आपके डे टू डे वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं उनके अंदर आपके, या आपके जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनमें मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन बड़ा जो है वो चाइल्डिश सा लगेगा।
ये चीजें आपने करनी है तो आपका एक्सप्रेशन ठीक हो जाएगा। सेंटेंस लेंथ, अब बहुत सारे बच्चे, और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने तकरीबन सिर्फ इसी साल के अंदर ही कोई 150 से 200 ऐसे चेक किए मैंने, और उन 150-200 ऐसे के अंदर जो है ना, जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चों को समझाने के बावजूद भी वो ऐसे की लेंथ ऐसे लंबी करते हैं ना, सेंटेंस की लेंथ 3-3 लाइन में उनका सेंटेंस जा रहा होता है। जितने ज्यादा सेंटेंस लॉन्ग होंगे उतना ही ज्यादा आपकी बात को समझना मसला हो जाता है, और जितने ज्यादा सेंटेंस लंबे होंगे उतनी ही ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा है। बाजुकात क्या होता है, बच्चे दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्शन के साथ जोड़ रहे होते हैं और गलत कंजंक्शन के साथ जोड़ रहे होते हैं। अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं जी एंड के साथ, अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं बट के साथ, कनेक्टर जो नहीं लगना वो लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कंसिक्वेंटली लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो किसी चीज का कंसिक्वेंस बताएगा कि पिछले सेंटेंस में जो हमने बात की उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहां पर ये बताएगा। लेकिन बच्चों ने क्या लिखा होता है, बच्चों ने लिखा होता है कुछ और ही, मतलब वो कोई कंक्लूड नहीं कहा, बात को कंक्लूड कर रहे होते हैं। आज जैसे कि बच्चे ने कंसिक्वेंटली के साथ बात को कंक्लूड किया हुआ है, तो वो तो कंसिक्वेंटली के साथ बात को कंक्लूड नहीं कर सकते आप। तो सेंटेंसेस की लेंथ आपकी मीडियोकर होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ी लंबी ना बहुत ज्यादा छोटी। अब ऐसा भी ना हो कि आई एम अ बॉय, आई लिव इन लाहौर, इतने इतने सेंटेंसेस भी ना बना, बस थोड़े से सेंटेंसेस मतलब एक प्लॉजिबल, एक मीडियोकर सी लेंथ के हों जिसको पढ़ने से आराम से मतलब समझ आ जाए। 3 लाइनों पे लिखा हुआ सेंटेंस, उसको समझने में एग्जामिनर को भी थोड़ा सा मसला होगा और आपको भी उसको चेक करने में कि यार कहीं इसमें ग्रामेटिकल एरर तो नहीं होगी, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सेंटेंसेस की जो लेंथ होती है ये बड़ी प्रॉब्लम करती है। उसके बाद कोमा, आपके पंक्चुएशन मार्क्स तो मैटर करते हैं, लेकिन पंक्चुएशन मार्क्स में आपके जो है ना कोमा का बड़ा किरदार है। एग्जामिनर, बच्चे ज्यादातर भागते हैं कॉलन के पीछे, सेमी कॉलन के पीछे कि हमारा ये ठीक हो जाए, लेकिन हाँ उसको कर सकते हैं, मराहिल कर सकते हैं। देखिए कोमा, आपके पंक्चुएशन मार्क्स में मैं बता रहा था कि बच्चे भागते हैं उसके पीछे, आपका क्या कहते हैं, हाँ कॉलन सेमी कॉलन लगा के हम एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं, और एग्जामिनर जब फौत हो जाए कि यार इस बच्चे ने कॉलन लगा दिया कमाल कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया कमाल कर दिया। हालांकि जो एग्जामिनर होता है उसका ध्यान आपकी को आपके कोमा के ऊपर होता है। आपको पता है कैपिटलाइजेशन भी आपका पंक्चुएशन मार्क ही कंसीडर होता है। अब आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंटेंस का स्टार्ट एक स्मॉल लेटर से कर देते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से कर देते हैं, कैपिटल से करने की बजाय। कोमा के बाद या कहीं पर भी आई अगर अकेला आता है तो उसे कैपिटल में लिखना है, लेकिन बच्चे उसको भी छोटा सा आई करके लिख देते हैं। कोमा के बाद जो वर्ड आएगा उस वर्ड का पहला अल्फाबेट स्मॉल होना चाहिए कि कैपिटल होना चाहिए, ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता। मैक्सिमम बच्चे इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद कोमा नहीं लगाते। इंट्रोडक्टरी फ्रेज के बाद कोमा नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपका सेंटेंस जो है वो उसके कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं। तो ये चीज जो है आपके लिए थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अब यहां पर कोमा किस जगह पर आना चाहिए, फेयरलेस के बाद आना चाहिए, फेयरलेस के बाद आना चाहिए, ठीक है। although I was fearless, things changed when I met with fatal experience, ठीक है। ये पूरी एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है,
ये पूरी एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। तो यहां अब आपको पता चल गया कि ये आपकी सेंटेंस के दो पार्ट्स है। अब आपकी बात को समझना जो है वो ज्यादा आसान हो गया। अगर कोमा के बगैर इसको समझना गलत हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो अननेसेसरीली बार बार ही कोमा लगाते हैं, जहां नहीं लगना चाहिए वहां पर भी लगाते हैं। मतलब जहां उनका दिल करता है वो कोमा लगा देते हैं। अब जैसे इधर कोमा की जरूरत है, इधर कोमा की जरूरत नहीं है। उन्होंने इधर भी कोमा लगाना है कि इधर कोमा के बगैर उन्हें सांस ही नहीं आती। अब इधर आप कोमा लगाएंगे तो आप क्या साबित कर रहे हैं एग्जामिनर को? कि आपको पता ही नहीं है उसकी अंडरस्टैंड, बस जिधर दिल कर रहा है कोमा लगा दिया, जिधर दिल किया हटा दिया। आप सिर्फ कैपिटल सेंटेंस को जो स्टार्ट है वो कैपिटल वर्ड से कर लें। कोमा की जो सही पोजीशन है वो सही जगह लगा दें, आपका जो है वो काम हो जाएगा। ज्यादा डीप पंक्चुएशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं। ऐसा सेंटेंस ही ना बने जिसमें आपको कॉलन या सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना पड़े। उसके बाद बच्चे, बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल नहीं आता। आर्टिकल्स क्या है? एक बच्चा लिखता है आई लव द उर्दू, ये सही सेंटेंस है गलत सेंटेंस है? आई लव द उर्दू, ये गलत है। लैंग्वेजेस के साथ दा आता ही नहीं है। कंजंक्शन बच्चे जो आपकी होती है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि आपका बट हो गया, नॉट हो गया, येट हो गया, और हो गया, तो उनसे पहले आप कंजंक्शन कोमा लगाते होते हैं। अब यहां पर कुछ आपके जो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री होती है, एडजेक्टिव की दा हमेशा एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री के साथ लगता है, और अगर सेकंड के साथ लगाना तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में लगता होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ही वाज बेस्ट पर्सन लिख देते हैं एंड ही वाज द बेटर पर्सन लिख देते हैं। दोनों ही गलत है। द बेस्ट होना चाहिए था और बेटर अकेला होना चाहिए था। लेकिन लोगों ने क्या किया, क्योंकि जहां पर दिल आता वहीं तो हमने दा लगाना है, तो उन्होंने इसके साथ जी दा अच्छा नहीं लग रहा है इसको बेस्ट लिख देते हैं, और इसके साथ दा बेटर कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, अब अच्छी इंग्लिश लग रही है। और यही मिस्टेक आपको फंसवा जाती है। फिर आपने एन कहाँ लगाना है, ए कहाँ लगाना है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। छोटी सी चीजें देखने में बड़ी लगती है कि यार ये गलती कैसी हो सकती है, लेकिन यही गलती होती है, क्योंकि जितने पेपर्स की चेकिंग होती है और जितने मैंने चेक किए हैं उससे तो मुझे तो यही आइडिया हुआ है कि बच्चों की मेजर मिस्टेक्स, जो मेजर उनको इंग्लिश के ऊपर ग्रिप है, आइडियाज भी उनके बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो माइनर चीजें हैं उनके ऊपर बच्चों ने तवज्जो नहीं दी, और जब माइनर चीजों को आप इग्नोर करेंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को ना मसला होता है डाटा कलेक्शन के ऊपर, कि अब डाटा कहाँ से लें। तो उसके लिए बच्चे भागते हैं मार्केट में, घड़ी वाली एकेडमी की तरफ या दूसरी एकेडमी की तरफ जाते हैं, और जाके कहते हैं जी 30 ऐसे वाली बुक ले लें और हमारे ऐसे पास हो जाएंगे। 30 ऐसे वाली बुक पकड़े और आपका ऐसे पास हो जाएगा। और मैं एक इंस्टाग्राम पे जो है ना, एक बच्ची है, कोई फीमेल ही है, उनका नाम नहीं मैं लूंगा, वो भी कोई अपना ना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है, और वो बच्चों को जो है ना एसए की आउटलाइंस बताती है। मैं कल चेक कर रहा कि वो किस बुक से बता रही होती है, तो मैंने देखा कि उन्होंने उस पर्टिकुलर एकेडमी की बुक्स लिखी है जिसको उनके अपने बच्चे नहीं पढ़ के राजी, उधर से लगा रही है। और जो बच्चे बिगनर्स हैं उन्हें लग रहा है कि बस यही एसए की पहली और यही एसए की आखिरी बुक है, ना इससे पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है। और जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भूल के भी उस बुक को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ डाटा कंपाइल किया हुआ है, और जहां से कंपाइल किया हुआ है वो सोर्स भी कोई 10 साल 5 साल पुराना सोर्स है, और उन्होंने साथ ये भी कॉपी पेस्ट कर दिया कि क्लिक टू मूव नेक्स्ट पेज, वो भी साथ कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो
इसलिए इतनी ज्यादा एसे के लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, टेक्निकली देखा जाए तो एसे के ऊपर कोई भी बुक नहीं है। बिल्कुल क्रिएटिव राइटिंग करें, क्रिएटिव राइटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग से ज्यादा आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप में से जितने भी बच्चे कोई ना कोई डिग्री करके आए होंगे, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप अपनी डिग्री के ऊपर मुझे एक मजमून लिख के दें 10 पेजेस का, क्या आप मुझे लिख के दे सकते हैं जिसमें उसका स्कोप क्या है, उसके बेनिफिट्स, डीमेरिट्स क्या है, उसके उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके उसके अंदर इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकती, कर सकते हैं आप? कहीं पर आप जॉब कर रहे होंगे, उस जॉब के बारे में भी कर सकते हैं आप लोग। अब आप कैसे करते हैं? आपने तो वो कोई चीज कहीं नहीं पढ़ी, उसका डाटा कहां से आपके पास है? उसका डाटा आपके पास आया बिकॉज आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि पता है कि भाई जो चीज मैं कर रहा हूं। इवन उसको छोड़ें, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पाकिस्तान ने जो है वो अभी रिसेंटली अपनी वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड जो सिलेक्ट किए, उस वर्ल्ड कप की स्क्वाड के ऊपर आप अपना जो है वो क्रिटिसिज्म 3-4 पेजेस पे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हर कोई लिख सकता है कि जी आसिफ की ये वीकनेस है, इफ्तिखार की ये वीकनेस है, खुशदिल शाह की ये वीकनेस है, फखर की ये है, फलाने की ये, फलाने की ये, लिख सकते हैं ना अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। सिमिलरली ऐसे में भी ये होता है कि अगर आप डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी की टाइप्स क्या होती हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी को थ्रेट किस चीज से है, डेमोक्रेसी फ्लरिश किस चीजों से होती है, डेमोक्रेसी वीक किन चीजों से होती है, डिक्टेटर्स क्या होते हैं, डिक्टेटर्स का डेमोक्रेसी से क्या ताल्लुक है। जब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो फिर डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ भी आ जाए आप लिख लेंगे। और अगर आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो चाहे आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, अगर तो आप सिर्फ इस सेंस में कि मैं डट्टा लगा के ऐसे तैयार कर लूंगा तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एग्जामिनर एज इट इज किसी बुक से उठा के पेपर तो नहीं देगा। वैसे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने ना एड लगवाई है अपनी कि प्लीज परचेज दिस बुक, वन टॉपिक डायरेक्टली टेकन फ्रॉम माई बुक। मतलब उन्होंने कहा कि ये टॉपिक एग्जामिनर ने सीधा मेरी बुक से उठाया है और वहां पे पेपर में दे दिया। टॉपिक क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स चैलेंजेस। ओ भाई खुदा के बंदे, ये तो हर बच्चे को भी पता है कि टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है इसके ऊपर। अब लेकिन मतलब चेक करें लेवल ऑफ मार्केटिंग और ढीठपन भी साथ में कि यार आप ये सोचें कि ऐसी कोई चीज नहीं आ गई। फिर इसी तरह एक और बंदे हैं, उन्होंने जो है वो अपना एसे का गेस दिया, कोई 30-35 पेजेस टॉपिक्स दे दिए, डेमोक्रेसी भी लिख दिया, एजुकेशन भी लिख दिया। टॉप अच्छा, अक्लबंदी ये होती है कि सिर्फ आप टॉपिक का नाम लिखें, स्टेटमेंट ना बताएं। एजुकेशन और वुमेन और सारे लिख दें, जब टॉपिक कोई भी आएगा जाहिर सी बात है इन्हीं चीजों में से टॉपिक आना और तो कहीं से नहीं आना। तो वो कोई क्लेम करता जी मेरे मेरे गैस में से 12 टॉपिक आ गए, कोई कहता मेरे में से 13 टॉपिक आ गए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो असल चीज ये होती है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर टॉपिक आ सकता है, बिल्कुल। आपको इसकी पॉसिबल डायमेंशंस पता होनी चाहिए कि इसकी डायमेंशंस कौन सी है, किन पे काम करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूं, इस साल सारी दुनिया फ्लड के पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया फ्लड के पीछे पड़ी है। और यकीन कर लें, मैं 70% श्योर हूं, 30% हो भी सकता है, क्योंकि बाजुकात एग्जामिनर जो है ना, वो जो एक्सपेक्टेड होता है ना वो ही करता है। एफपीएससी नॉर्मली एक्सपेक्टेशन से उल्टा काम करती है। अब हर बंदा फ्लड के ऊपर लगा हुआ है कि फ्लड को तैयार कर लूं और मैं जो है ना पाकिस्तान का फ्लड मुका दूं, आज कुछ छोड़ू ना पाकिस्तान में, सारा फ्लड खत्म कर दूं। इतना फ्लड के ऊपर ऐसे लिखना है और पेपर उसने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दे देना। आपका जो ऐसे है वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ जाएगा। फिर सारे कहेंगे देखा एफपीएससी ने धोखा दे दिया, एफपीएससी इज वेरी नॉटी। सो बेटा कभी भी एफपीएससी वाले भी तो इसी दुनिया में रहते हैं ना, उन्हें पता होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, बच्चे किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस दफा ग्लोबल वार्मिंग का ऐसे, ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली ये जो आपका ये जो फ्लड्स हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से है, तो वो आपको ग्लोबल वार्मिंग के साथ लिंक करके फ्लड दे देंगे। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का पता होना चाहिए, इंपैक्ट क्या होता है और पाकिस्तान इसके बारे में क्या स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, तो
बच्चे मेरे हिसाब से तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग को फ्लड के साथ मिला के दिया जाएगा। जो सिर्फ फ्लड को अकेला तैयार कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा सा ना डायरेक्शन लेस हो गए, उन्हें थोड़ा सा ना अपनी डायरेक्शन को ठीक करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हर कोई इसी तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसको एग्जामिनर लिंक करेगा फ्लड के साथ, डायरेक्टली फ्लड के ऊपर नहीं। वो आपको दे देगा फ्लड के ऊपर आप कितना लिख लेंगे, फ्लड क्यों आते हैं, वो आपको यूं दे सकता है ग्लोबल वार्मिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, या कुछ भी इस तरह करके कोई डायमेंशन आपको बना सकते हैं। बच्चे ये तो मैंने कहा ना कि आप फ्लड के ऊपर, ये तो डायरेक्टली फ्लड वाली स्टेटमेंट होगी। अगेन आप जो भी टॉपिक तैयार करें उसको ये देख लें कि उसकी पॉसिबल डायमेंशन जो है वो क्या बन सकती है। बच्चे इतनी जल्दी तो टॉपिक्स नहीं बता सकते ना, मैं पेपर तो नहीं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो करने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमने स्किप करने हैं। और नहीं यार, इस तरह के टॉपिक्स आप क्या कहे जा रहे हैं, इस तरह के टॉपिक्स जो है वो पेपर में नहीं आते। एफपीएससी का एफपीएससी है कोई, ये कोई अमेरिका के अंदर आप जो है वो उस नहीं जा रहे एफबीआर के उसमें एफबीआई के अंदर। तो वो इतने टॉपिक देते हैं, उन्हें पता होता है कि पाकिस्तानी बच्चों का कितना कैलिबर है, उन्हें पता होता है कि हमने आसान टॉपिक भी दिया, इनसे वो भी नहीं लिखा जाना। तो आप जितना सिंपल होकर तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रहेंगे, जितना फैंसी होकर तैयारी करेंगे उतना मुश्किल। तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ बच्चे कि एग्जामिनर को पता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है ना, उनको आसान टॉपिक भी दे देंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो वो आपको उतना ही मुश्किल टॉपिक देंगे जितना आप समझ भी लें, ताकि जिसने बहुत अच्छी तैयारी की वो बहुत अच्छा कर ले, जिसने मीडियोकर तैयारी की है वो उसी लेवल का करे, और जिसकी तैयारी बिल्कुल कम है वो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मर मर के चलो पास हो जाए। ये चीज जो है वो आपकी मैटर करती है। बाकी बच्चे डर पैदा करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुख्तलिफ लोगों ने सिर्फ मॉक टेस्ट के जो स्क्रीनिंग के जो मॉक टेस्ट लिए हैं उसमें जो सवाल दिए हैं, आप शर्त लगा लें मेरे साथ इधर ही 1000 रुपए के, कि उनमें उस तरह का कोई सवाल पेपर में नहीं आएगा। जस्ट टू क्रिएट फेयर इन स्टूडेंट्स माइंड, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताए जाएंगे कि जी फूड सिक्योरिटी के ऊपर टॉपिक आ जाएगा। अब बच्चा कहेगा उस्ताद जी फूड सिक्योरिटी कितों आ गई है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर टॉपिक आ जाएगा, फलाने के ऊपर आ जाएगा, और आप जो है वो उसको उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि मुश्किल चीज तो बताएगा। और जब टॉपिक आप देखते हैं, जब प्रेसी का पेपर देखते हैं, तो वो पेपर में टॉपिक बड़े सादा से होते हैं, और आप सोचते हैं कि यार अगर मैं इंसान दे बच्चियां तरह तैयारी कर ली होती ना तो मेरा हो जाना सी पास। एंड वन लास्ट थिंग, टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 3-4 टॉपिक्स के ऊपर जो है वो, तो 3-4 टॉपिक्स के ऊपर आपको जो है वो नॉलेज है, बट आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे चारों के ऊपर नॉलेज है लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छा डाटा मौजूद है, तो सिर्फ आप उस टॉपिक की तरफ जाएं जिसके बारे में आपके पास बहुत अच्छा डाटा जो है वो मौजूद है। एक लास्ट चीज, सर कितने पेजेस जो है वो लिखने चाहिए, पेजेस नहीं नहीं, मैंने वुमेन के ऊपर जिन बच्चों ने लिखा है ना उनको कम फेल होते हुए देखा। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर 2021 के पेपर में शायद मेरी तकरीबन 17 स्टूडेंट्स ने जो है ना एसए का पेपर दिया था, उनमें से 14 बच्चे एसए के पेपर में पास हैं। उन सब ने फीमेल का वुमेन वाला टॉपिक की अटेम्प्ट किया था, 14 बच्चे पास हैं उनमें से। तो ऐसे कोई कंसेप्शन नहीं, आपका आपका कौन सा आपका आर्गुमेंट अच्छा है, आप उसे डिफेंड कर सकते हैं तो आपका पेपर पास होगा। दूसरी चीज बच्चे, पेजेस नहीं मैटर करते, आपका पेजेस कितने हो। आप कोई 5वीं क्लास में बैठे हैं जहां पर एग्जामिनर आपकी गिट्ठे नाप के जो है वो पेपर चेक करेगा कि इतने, एक हो गया, दो हो गया, और ये जो है वो 10 हो गए। भाई 1200 से 1400 2400 वर्ड्स में नहीं लिखने, एग्जामिनर ने आपको कहा है 2500 से 3000 लिखने हैं, तो 2500 तो मिनिमम आपको करने पड़ेंगे। एग्जामिनर ने 2500 आपको लिख के दे दिया कि भाई इतने करो, तो 2500 से 3000 तो आपने लिखने लिखने हैं। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि मेरी है राइटिंग बड़ी छोटी छोटी सी, तो मेरे एक पेज पे 250 वर्ड्स बड़े आसानी से आ जाते हैं। तो मेरे तो पेजेस बनेंगे कोई 10 या 12 या 13 पेजेस, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत खुला खुला लिखते हैं, उनके एक पेज पे 150 160 वर्ड्स आते हैं, तो उनके 24 पेज भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा
बच्चे कोशिश यही करें कि 2300 भी ठीक है, 400 भी ठीक है, बट कोशिश ये करें कि 2500 वर्ड्स का फिगर जो है वो टच कर लें, और ये हो जाता है। थोड़ी सी हाथ की लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा होगी ना तो हाथ फिर चलता है। अगर आप सिर्फ पेपर वाले दिन ही बैठ के लिखेंगे तो फिर हाथ थोड़ा सा साथ नहीं देगा उस दिन आपका। सो पेजेस, और ये बात भी पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ी सी गलत हो जाए तो कुछ लोग कहते हैं क्वालिटी मैटर्स। भाई क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन आपका एग्जामिनर जो है ना क्वांटिटी भी मैटर के ऊपर कॉन्सेप्ट यकीन रखता है। तो आपने वर्ड्स काउंट पूरा करके आना है मेहरबानी करके। बाकी पेजेस जो है वो ये नहीं होते कि आप 24 पेजेस लगाएंगे एग्जामिनर आपको कहेगा पास हो गया, और आप 10 पेजेस लगाएंगे तो आपका फेल हो गया। डिपेंड करता है कि आप वर्ड काउंट अपना कहाँ पे पूरा कर लेते हैं। तो ये बच्चे आपका तरीकाकार है। यहाँ पर क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस इंग्लिश ऐसे की जो क्लास में हम लोग डेली बेसिस पे जो अभी मैं करवा रहा हूँ अपनी क्लास के अंदर, उसमें ये होता है कि आपको एक टॉपिक बता दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आप एक शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, मतलब 500 वर्ड से 700 वर्ड्स तक मैक्सिमम जो है। मतलब पहले 10-15 दिन हम लोग ये करेंगे। उसमें ये होता है कि 500 से 700 वर्ड्स का ऐसे जिसको आपने लिखना है, और उसको साथ ही लाइव क्लास में एवेलुएट होगा। लाइव क्लास में बच्चे आपको शायद हमारी कोई वैल्यूएशन की क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, आज सुबह ये मुझे याद नहीं रहा, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता। उसमें ये होता है कि लाइव बच्चों का पेपर ओपन हो जाता है यहाँ पर, जिस तरह आप लोग यहाँ पर बैठे हैं क्लास में, तो माइक ओपन कर दिया जाता है और जिस बच्चे का पेपर होता है उसको उस माइक पे बुला के उसके साथ लाइन बाय लाइन उसका ऐसे डिस्कस किया जाता है। क्योंकि 500 वर्ड्स का शॉर्ट लिखवा रहे हैं तो उससे ये होता है कि उसको चेक करना भी जल्दी हो जाता है, और जो माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं स्ट्रक्चर में वो बच्चे की आसानी से उसको पता चल जाती है। 15 दिन के बाद नेक्स्ट 15 दिन पे फिर इस वर्ड काउंट को जो है वो 800 या 1000 कर दिया जाएगा। और फिर इस तरह से चले। हामिद ये काम करेंगे कि इन बच्चों को ना दोबारा कल बुला लेंगे, कल इवेल्युएशन की क्लास में ना बच्चे, कल हमारी जो ऐसे की इवेल्युएशन की क्लास होगी ना आप उसमें उसको अटेंड करिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इवेल्युएशन होती कैसे, एंड यू विल अस्टॉनिश कि आपके ऐसे भी इवेल्युएशन हो सकती है और बड़ी सेटिस्फैक्टरी इवेल्युएशन होगी। टाइम आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो बच्चे इसमें आप लोगों की साथ मैं खुद भी आप लोगों के साथ जो आपका बॉडी पैराग्राफ्स हैं, जो आप लोगों के इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, आउटलाइंस है, वो आप एक हम लाइव क्लास में बैठ के साथ बनाएंगे, और फिर उसमें आप अपना भी देखेंगे और मेरा भी देखेंगे, और फिर मैच करेंगे कि हमने कहाँ पर जो है वो गलती की, और फिर उस गलती को आप इंप्रूव करके दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जस्ट रिटन प्रैक्टिस जितनी होगी, जितनी रिटर्न प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपके अंदर जो है वो निखार आता जाएगा, और जितनी कम रिटर्न प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आपके अंदर जो है वो आएगा। राइट। एक आखिरी चीज, अब बच्ची ये कह रही है कि सर डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, बेटा डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, इसके लिए ना मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा, वैसे काफी लंबा ये टास्क हो जाएगा। डाटा गैदर करने के लिए ना तरीकाकार ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप एक आदमी जो चिल्ला काटता है ना, वो क्या करता होता है, जो चिल्ला काटने वाला आदमी होता है, बेटा मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये नंबर है मेरा, यहाँ पे अगर किसी को कोई सवाल हो तो यहाँ पे मैसेज करके डिस्कस कर सकता है, ये नंबर है, इसको बल्कि टॉप पे लिख देता हूँ। हाँ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बच्चे। हाँ जी, जरा बच्चे देख लें कि जो एक आदमी चिल्ला काटता है ना वो क्या करता है, वो पहले अपने गिर्द एक दायरा लगाता है, और उसे पता होता है मैंने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, अगर बाहर निकलूंगा तो मेरा चिल्ला टूट जाएगा। इसी तरह जब आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आपको पहले तो एक बाउंड्री मार्क लगाने पड़ेंगे कि मैंने इस एरिया के ऊपर ही डाटा कलेक्ट करना है, अदरवाइज तो आप चाहे पूरा साल लगी रहे डाटा नहीं खत्म होगा। आपको पहले देखना होगा कि आपने क्या चीज निकालनी है और क्या चीज आपने स्किप करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर डाटा कंपाइल करने जा रही है, तो आपने कहा पेपर पे टेबल पे बैठी है, आपने निकाला कि जी मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है इसका, इसके बाद लिखना है टाइप्स ऑफ वायलेंस या टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटीज, उसके बाद उसका इम्पैक्ट्स, उसके बाद रेमेडियल मेजर्स, उसके बाद कंक्लूजन। सपोज अब आपकी बाउंड्री लग गई है, अब आपको पता चल गया है कि मैंने जो है वो क्या डाटा कलेक्ट करना है और क्या जो है वो मैंने छोड़ना है। अब आपको पता चल गया कि मैंने सिर्फ इन ही एरियाज के ऊपर डाटा निकालना है।
उस तरह तो आप बैठे रहेंगे जब आपने कोई अपनी बाउंड्री सेट नहीं की होगी, कोई आपने पेपर वर्क नहीं किया होगा और आप बैठ जाएंगी। तो इंटरनेट पे तो इतना डाटा मौजूद है, इतना डाटा मौजूद है कि आप शायद उसको कभी भी कंप्लीट ना आप सेटिस्फाइड हो डाटा से और ना ही डाटा कभी खत्म हो। तो बच्चे ये आपका आज का सेशन था इसका ऐसे का। तो आई होप अगर आप में से काफी बच्चे, तो मैंने पहले ही बताया कि काफी बच्चे एनरोल हो चुके हैं, और अगर आप लोगों में से भी कोई एनरोल होता है तो इट विल बी अ मोर फ्रूटफुल सेशन। और आपको ये आइडिया होगा कि वाकई के जरूरी नहीं है कि 10-10 हजार 15-15 हजार में आप ऐसे सीखिए, आपको बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी ऐसे की गाइडेंस जो है वो मिल सकती है।